इस केमिकल से इंसान की बॉडी में क्या क्या हार्म हो सकते हैं और उससे बचने का तरीका क्या है। गौतम ने चिंता भरी लहजे में मैनेजर से पूछा। मैनेजर आनंद मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? आपका कोई करीबी इस लफड़े में फंस गया है क्या? गौतम बात को पलटते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछा था, नॉलेज के लिए। तुम इस कंपनी के बारे में इतना जानते हो तो मैंने सोचा इस केमिकल के बारे में भी जानते होंगे। आनंद कुछ सोचते हुए कहता है, उस केमिकल के बारे में कोई नहीं जानता। मैं भी तुम्हें जो बता रहा हूँ वो सब सुनी सुनाई बात है। वास्तव में वो केमिकल कैसे बनाया गया है, उसका असल मकसद क्या है और ये लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में कोई पक्की खबर नहीं है। गौतम आगे पूछता है, मैंने इतना पैसा दिया है तुम्हें, कुछ तो बताओ। अगर ये केमिकल बना है तो इसका कोई तो एंटीडोट बना ही होगा, या कोई ऐसी दवाई जिससे खाकर इससे पैदा होने वाले वायरस को खत्म किया जा सके। आनंद जवाब देता है, ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं बनी है जिसे खाकर आदमी इसके प्रभाव को खत्म कर सके। गौतम थोड़ा गुस्से में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका कुछ भी इलाज नहीं बना है? आनंद जवाब देता है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है। गौतम फौरन एक्साइटमेंट में आकर पूछता है, क्या क्या है? आनंद जवाब देता है, एंटीडोट, और इसे पाना लगभग नामुमकिन ही मानकर चलो तुम। गौतम फिर से पूछता है, नहीं नहीं, ऐसा क्यों, लेकिन कहाँ मिलेगा ये बताओ मुझे। किसके पास मिलेगा, किस शहर में मिलेगा, किस देश में मिलेगा, बस तुम इतना बता दो मुझे, मैं ले आऊंगा। गौतम की हड़बड़ाहट देखकर आनंद हंसने लगता है। उसे हंसते देख गौतम का मन कर रहा था कि उसे उठाकर जमीन पर पटक दे और उसे पीट पीट कर पूछे, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कहता है, हंसो मत, जल्दी बताओ। आनंद कहता है, वो सिर्फ बॉबी के पास मिलेगा, और बॉबी किसी से नहीं मिलता। बॉबी बिल्कुल चांद की तरह है, दिखाई तो देता है पर वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। वैसे ही है बॉबी भी, जब वो बात करना चाहेगा बात तो कर लेगा, लेकिन कभी मिलता नहीं है। गौतम बॉबी का नाम सुन के शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि यहाँ भी बॉबी के तार जुड़े हुए हैं। इसका मतलब उसकी इस तकलीफ का हल अब सिर्फ और सिर्फ बॉबी ही है। गौतम कहता है, लेकिन बॉबी तक पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा। ये सुनते ही मैनेजर आनंद अपना माथा सिकोड़ते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी इस एंटीट्यूड की, जो अपनी जान को खतरे में डालकर उस खतरनाक आदमी के पास जाने की हिम्मत कर रहे हो? गौतम गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें पैसा मिला है ना, बस वही तक सोच सीमित रखो अपनी, और मुझे बताओ कि मैं उस एंटीडोट को कैसे हासिल कर सकता हूँ। आनंद मुस्कुराते हुए गौतम के करीब आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, देखो, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार खुद होगे। गौतम कहता है, तुम बस बताओ। आनंद नशे में डूबी हुई आंखों से गौतम की तरफ देखकर हिलते हुए कहता है, वैसे तो कोई नहीं जानता कि बॉबी कब कहाँ रहता है, लेकिन शायद वो। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है और आनंद कहते कहते रुक जाता है। दोनों घबरा कर पलटते हैं तो पाते हैं कि एक आदमी वहां लगी एक मशीनरी के पास खड़ा हुआ कांप रहा था। उसके पास कूड़े वाला एक डंप बॉक्स था। वो मशीनरी के पास खड़ा था और उसने गलती से वहां रखे केमिकल के डिब्बे गिरा दिए थे। उसे देखते ही मैनेजर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, घनश्याम, क्या कर रहे हो बेवकूफ? अगर ये डिब्बे खुल जाते तो इनमें भरी केमिकल से तू जलकर मोम की तरह पिघल जाता। ठीक से काम क्या कर। इस पर घनश्याम एक उदासी भरी स्माइल के साथ कहता है, जलने को अब शरीर में बचा ही क्या है साहब, कुछ सांसें बची हैं, वो भी एक दिन निकल ही जाएंगी। इतना कहकर घनश्याम
डम बॉक्स को घसीटता हुआ लगड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। वो किसी कीड़े की तरह रेंग रेंग कर चल रहा था। वो पैरों पर चलना चाहता था, लेकिन चल नहीं पाता। घनश्याम को देखते ही गौतम हैरानी भरे अंदाज में मैनेजर से पूछता है, इस आदमी की हालत ऐसे कैसे हुई? मैनेजर कटाक्ष भरी लहजे में कहता है, ये बेवकूफ भी कंपनी का एक सब्जेक्ट था। कभी कई साल तक इस पर एक्सपेरिमेंट हुए। बॉबी को न जाने इस पर क्या तरस आया, इसे जिंदा छोड़ दिया। अब यहाँ पर साफ सफाई करता है। गौतम माथे में बल डालकर बोला, तो क्या जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सबकी हालत घनश्याम जैसी हो जाती है? मैनेजर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरी हो सकती है। गौतम एक पोज देते हुए आगे कहता है, तो मुझे बताओ कि मैं इस बॉबी से कैसे मिल सकता हूँ? मैनेजर गौतम की बात का जवाब देते हुए हंस कर कहता है, बॉबी से मिलना है तो बस इंतजार करो कि बॉबी को तुमसे कुछ काम हो और वो तुम्हें अपने काम के लिए मिल ले, वरना ऐसा तो नामुमकिन है। इस पर गौतम ने पूछा, इसके अलावा और क्या काम है बॉबी के? मैनेजर चेहरे पर दृढ़ भाव लाते हुए कहता है, ह्यूमन ट्रायल्स का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है बॉबी, जिसका नाम है ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सुनते ही गौतम के जहन में बिजली सी कड़कती है। उसे याद आता है कि जो लोग अंजलि को किडनैप करने आए थे, उन सभी के हाथों पर एक बिल्ला बंधा था, जिस पर यही शब्द लिखा हुआ था, ह्यूमन स्पिरिट। गौतम मैनेजर से जितनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता था निकाल चुका था। अब वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं रहा था, इसलिए वो पलटकर वहां से जाने लगता है। मैनेजर पीछे से आवाज देकर कहता है, जितनी इंफॉर्मेशन मांगी थी उससे ज्यादा ही दे दी है। बाकी के बचे पैसे मेरे आदमी को देकर जाना, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर मत कहना बताया नहीं था। गौतम एक पल के लिए उसे पलट कर देखता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही वो आदमी गौतम के साथ हो लेता है और पीछे जाकर गौतम की कार में बैठ जाता है। आदमी कहता है, आपको मैनेजर साहब ने सब बता ही दिया होगा, बाकी का पैसा कहाँ है? गौतम मिरर में उसका चेहरा देखते हुए कहता है, समझदार केवल तुम लोग ही नहीं हो। मुझे मार डालने की धमकी देते हो और मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूं? मैं एयरपोर्ट पहुंचकर ही तुम्हें वो पैसे दूंगा। आदमी कहता है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रास्ते भर गौतम ने अपनी पैनी नजर उस आदमी पर जमाए रखी, साथ ही हर समय उसका ध्यान सीट के नीचे रखी अपनी पिस्तौल पर था, ताकि किसी भी स्थिति में वो उस आदमी से निपटने के लिए तैयार रहे। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप खामोशी से पिछली वाली सीट पर बैठा सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था। गौतम जैसे ही अपनी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ता है, अचानक दो काले रंग की बख्तर बंद गाड़ियां उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती हैं। गौतम इससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी उन दोनों गाड़ियों से कुछ आदमी निकलकर गौतम की कार पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ये गाड़ी गौतम ने रेंट पर एक लोकल ट्रैवलिंग एजेंट से ली थी, जो कि अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब उसके किसी काम की नहीं थी। यहाँ तक कि उसके बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। गौतम दरवाजा खोलकर तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और दौड़कर पीछे बनी एक पतली सी गली में घुस गया। वो आदमी भी गौतम के पीछे पीछे गली में भागा। सभी हमलावर गोलियां चलाते हुए गली में उनके पीछे दौड़ने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों वहां बनी सकरी गलियों में कहीं गायब हो गए थे। काफी देर तक उन दोनों को ढूंढने के बाद हमलावरों का लीडर गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने बॉस को फोन मिलाकर कहता है, सॉरी बॉस, बंदा बचकर निकल गया। उसके साथ एक आदमी और था, पता नहीं कौन था। हम उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाए, लगता है कोई अपना ही आदमी था। थोड़ी ही देर बाद गौतम एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था।
वो दोनों एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं। गौतम टेबल पर रखे पानी के जग से मुंह सटाकर उसे खाली कर देता है। वो हाँफते हुए उस आदमी से कहता है, अब यहाँ से तुम दफा हो जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। वो आदमी अपनी सांसें संभालते हुए कहता है, लेकिन बाकी के 5 लाख रुपयों का क्या? गौतम पानी का जग टेबल पर रखते हुए उसे घूर कर कहता है, गाड़ी में तुम्हारी सीट के नीचे रखे हैं, जाकर ले लो। इतना कहकर गौतम एयरपोर्ट की दिशा में चला जाता है। वो आदमी उसे जाते देखता रह गया था। उधर घर में लता और रिया अंजलि को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। रिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी, ये तो घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। जितना दूर करना चाह रही हूँ इसे गौतम से, ये उतना ही पास आती जा रही है। इस पर लता मुस्कुराते हुए कहती है, अंजलि तेरी जिंदगी में एक बीमारी बनकर आई है, नासूर बन गई है। तो ऊपर ऊपर से इस नासूर पर कितना भी मरहम लगा ले, लेकिन ये भरने नहीं वाला है जब तक कि तू इस नासूर को जड़ से खत्म करने की नहीं सोचेगी। रिया माथे में गहरे बल डालते हुए पूछती है, क्या कहना चाहती है आप? मैं कुछ समझी नहीं। तभी लता रिया के बिखरे हुए बाल ठीक करते हुए उससे कहती है, तू है तो कुछ मेरे जैसी ही, लेकिन तुझे एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। रिया उसका हाथ झटकते हुए कहती है, मम्मी जी, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सल्यूशन दो। लता मुस्कुराती है और रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जरा सोच रिया कि अंजलि यहाँ क्यों आई है। क्योंकि गौतम को लगता है कि वो बहुत बीमार है। अगर किसी तरह तो ये प्रूव कर दे कि अंजलि बीमार है ही नहीं, बल्कि वो तो ड्रामा कर रही है, तो गौतम एक झटके में उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा। इस पर रिया आश्चर्य से पूछती है, लेकिन मैं उसकी बीमारी को झूठ कैसे साबित करूंगी? लता हंसते हुए कहती है, ये साबित करना तेरा काम है, मेरा नहीं। अंजलि की बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी ले और फिर उसकी रिपोर्ट को मैनिपुलेट करके गौतम के सामने रख दे, तेरा काम हो जाएगा। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। रिया गहरी सोच में पड़ गई थी। एक तरफ गौतम अंजलि को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था, दूसरी तरफ रिया अंजलि को घर से निकालने का प्लान बना रही थी। और उधर केमिकल फैक्ट्री में गौतम के बारे में बात करते हुए कुछ ऊंचे कद वाले लोग एक बार फिर से वीडियो कॉल मीटिंग में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। एक प्रभावशाली आदमी कहता है, आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? फैक्ट्री में एक चूहा घुस गया है, उसके लिए जल्द से जल्द रैट किलर का इंतजाम करना होगा। अगर वो कोई जरूरी इंफॉर्मेशन बाहर ले गया तो सरकारी इंक्वायरी बैठ जाएगी, फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, घबराओ नहीं, हमने उस आदमी को ट्रैक कर लिया है, बहुत जल्द ही उसे ठिकाने लगा देंगे। वो आदमी फिर से कहता है, वो गुड़गांव से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा आदमी गुस्से में दांत पीटकर जवाब देता है, नहीं निकल पाएगा बॉस। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। में एक टीवी स्क्रीन पर फाइटर गेम चल रहा है। वंश सेंसर वाले प्लेइंग रिमोट से उस गेम को कंट्रोल कर रहा है। उसके पास की टेबल पर फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए रखी है। तो वही विवान बेड पर बैठा हुआ मोबाइल देख रहा है। उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव है। वो कुछ टाइप करता फिर डिलीट करता, जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट चीज की तलाश में हो। तभी वंश शाउट आउट करता है, ओह नो, एक और मैच हार गया। वो रिमोट को निराश मन से टेबल पर रखता है। तभी वंश की नजर विवान पर पड़ती है। वो विवान के पास आकर बैठता है और उसको थोड़ा परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ ब्रो, इतनी टेंशन में क्यों हो? वंश जानना चाहता है कि विवान क्यों टेंशन में है, लेकिन उसका सलूशन ना मिल पाने के कारण कहीं खोया हुआ भी है। जवाब ना मिलने पर वंश उसको एक तरह का पुश करता है। विवान तुरंत नॉर्मल हो जाता है
और अपने मन की बात बताते हुए कहता है, आई डोंट नो मॉम को क्या हो गया है। कई दिनों से देख रहा हूँ वो बहुत ही वीक होती जा रही है। जैसे लगता ही है कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है, वैसे ही फिर खराब होना शुरू हो जाती है। विवान की बात सुनकर वंश भी सोच में पड़ जाता है। वंश के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। वो विवान के कंधे पर सिंपैथी वाला हाथ रखकर उससे कहता है, हाँ यार, कल रात तो मैंने भी महसूस किया जब वो थोड़ा दूर चलते ही थक गई थी और उनकी सांस भी थोड़ा थोड़ा फूलने लगी थी। फिर विवान अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है, भाई तो नहीं समझ आ रहा है मुझे, हम लोग दिल्ली में कितने खुश थे, लेकिन जब से जयपुर आए हैं मॉम की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कल ही डिनर के लिए जाते समय उन्हें चक्कर आ गया था। अपनी बात को कहते कहते विवान बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वंश विवान के आंसू पूछता है और उसे हक करते हुए उससे कहता है, तुम परेशान नहीं हो ब्रो, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। तुम्हारे अकेले की मॉम थोड़ी है वो, मेरी भी मॉम है। वंश की बातों से विवान थोड़ा और इमोशनल हो जाता है। हाँ, हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। मॉम को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो पापा भी हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मॉम ही है ना। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और वंश पास में रखे अपने टैब को उठाता है और विवान से कहता है, पहले ये सर्च करते हैं कि क्या खाने से चक्कर नहीं आते। विवान वंश के सवाल को सही ठहराता है। हाँ, गुड आइडिया। वंश और विवान यूट्यूब पर एक वीडियो देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि ब्लैक टी में तुलसी और अदरक डालकर पीने से चक्कर कम आते हैं और हेल्थ अच्छी होती है। दोनों कोऑर्डिनेट करके ब्लैक टी बनाते हैं और अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि देखती है कि वंश के हाथ में एक ट्रे है जिसमें कप में ब्लैक टी रखी हुई है। अंजलि थोड़ा आश्चर्य से पूछती है, ये किसके लिए लाए हो आप दोनों? वंश स्माइल के साथ जवाब देता है, आपके लिए मॉम, ये ब्लैक टी है जिसको पीने के बाद आपको चक्कर नहीं आएंगे। विवान भी मुस्कुराते हुए अपनी बात ऐड करते हुए कहता है, और इसको पीकर आप जल्दी हेल्दी भी हो जाओगे मॉम, फिर साथ में खूब फन करेंगे। दोनों बच्चों की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। इधर रिया और लता देवी की अंजलि को घर से बाहर करने की कोई भी चाल अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई थी। अंजलि और उसके बच्चे दोनों को बहुत बुरी तरह खटक रहे थे। दोनों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आज लता देवी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है जिससे वो एक और प्रयास कर सकती हैं अंजलि को घर से बाहर निकालने का। वो खुश होकर रिया के रूम में पहुंचती है। रिया सोफे पर बैठकर अपनी शादी का एल्बम देख रही है जो आज ही फोटो स्टूडियो से आई है, लेकिन उसके चेहरे पर फोटोज देखकर वो खुशी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। लता देवी की नजर भी फोटो एल्बम पर पड़ती है। वो रिया से पूछती है, अरे वाह, ये कब आई? रिया नाखुश मन से जवाब देती है, क्या फायदा इसका जब हमारी शादी को ही नजर लगी पड़ी है। रिया लता देवी को फोटो दिखाते हुए निराशा से कहती है, देखो मम्मी जी, गौतम फोटो में तो मेरे साथ है लेकिन असल में किसी और के साथ है। रिया को गौतम का अंजलि का केयर करना बिल्कुल नहीं भा रहा था। लता देवी भी रिया की मानसिक स्थिति समझ रही है। बस उसी नजर को तो तुम्हारे और गौतम के जीवन से उतारने का एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। लता देवी की बात सुनते ही रिया थोड़ी एक्टिव हो जाती है। वो फोटो एल्बम को बंद करती है और थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या बात है सासू माँ, सुना दीजिए अपना आइडिया। रिया का रिएक्शन लता देवी का मनोबल बढ़ाता है। वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपना आइडिया सुनाना शुरू करती है। देख, अभी गौतम घर पर नहीं है, सही वक्त है ये हमारा गोल्डन चांस जहां हम उससे घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रिया तो इस समय वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी जो अंजलि को उसके और गौतम के जीवन से बाहर निकाल दे। रिया एक्साइटेड होकर लता देवी से पूछती है, आप बस तरकीब बताओ। रिया फिर मजाकिया तरीके से कहती है, मैं सब कुछ कर दूंगी जान देने के अलावा।
दोनों औरतें इस बात पे खूब ठहाके लगाकर हंसती हैं। वहीं आज बहुत दिनों बाद अंजलि अपने एक प्रोजेक्ट की मीटिंग करके घर वापस आई थी। बच्चों की थोड़ी केयर मिलने के बाद अंजलि को एक अच्छी वाइब आने लगी थी। अंजलि के हाथ में एक मीटिंग बैग भी थी। घर में एंटर करते ही उसका सामना लता देवी से होता है। लता देवी आज थोड़े अलग अंदाज में अंजलि से कहती है, तुम थोड़ा थक गई होगी, लाओ बैग मुझे दे दो। लता देवी का अंजलि के लिए ये व्यवहार अंजलि के मन में बहुत सारा प्रश्न उठाने वाला था। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे थोड़ा ऑड लगता है और वो कहती है, नहीं आप रहने दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लता देवी ने शायद अंजलि से एक्सपेक्ट यही किया भी था। वो अंजलि को कुछ पल के लिए वहीं पर रोकना चाहती थी, इसीलिए उससे कहती है, बहुत टाइम हो गया, हमने साथ में चाय भी नहीं पी, चलो आज साथ में चाय पीते हैं। अंजलि को आज लता देवी की तरफ से सरप्राइज ही सरप्राइज मिल रहे थे, लेकिन वो भी इससे घबराने वालों में से नहीं थी। वो कुछ पल के लिए सोचती है और फिर कहती है, ठीक है। लता देवी को अंजलि का जवाब खुश कर देता है। दोनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। नौकर चाय लेकर आता है। लता देवी और अंजलि एक एक चाय का कप उठाते हैं। अंजलि अपने मन में उठ रहे कई सवालों में से एक सवाल पूछती है, मुझसे कोई काम हो तो बेहिचक कहिए। लता देवी इधर उधर देखने लगती है। तभी रिया वहां आ जाती है। रिया के हाथ में एक ब्रीफ केस होता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है। अंजलि ने जो सवाल लता देवी से पूछा था उसका जवाब रिया देती है, काम तो है और तुम्हारे अलावा कोई और वो काम कर भी नहीं सकता। रिया को वहां मौजूद देखकर अंजलि को किसी तरह की साजिश की बू आने लगती है। वो पूछती है, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? रिया अपनी इविल स्माइल के साथ अंजलि के थोड़ी नजदीक आती है और कहती है, इतनी भी नादान बनने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये बीमारी का नाटक करके वापस इस घर में आने का क्या मकसद है तुम्हारा। तो हमने सोचा प्यार से बातचीत करके एक डील ही कर लेते हैं। आखिर कब तक बीमारी और बच्चों का सहारा लेकर गौतम को लट्टू की तरह नचाती रहोगी? अंजलि को अंदेशा पहले ही हो गया था कि कुछ तो प्लानिंग है, लेकिन उसकी बीमारी और बच्चों को बीच में लाना उसको ट्रिगर कर जाता है। वो भी जवाब देती है, आर यू डम और व्हाट? गौतम कोई बच्चा है क्या जो उसके सामने कोई नाटक करेगा और उसे समझ नहीं आएगा? वो तो भला हो भगवान का कि अभी तक तुम जैसों के साथ रहते हुए वो तुम जैसा बन नहीं गया। इंसानियत बाकी है उसमें, और बिना जाने समझे तुम कैसे किसी की परेशानी को नाटक कह सकती हो? रिया और लता देवी पर अंजलि की सही और सरी हुई बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रिया उसे काउंटर करती है, बातों का चाल तो तुम शुरू से इतना अच्छा बुनती आई हो, अगर इंसान अपना दिमाग ना लगाए तो उसमें बुरी तरह फंस जाए। हमारी छोड़ो, और रही बात गौतम में इंसानियत की, भोला है ना मेरा गौतम, लेकिन हम नहीं है, शायद इसीलिए समझ नहीं पा रहा। रिया की फिजूल की बातों का अंजलि की हेल्थ पर असर होना शुरू हो जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है। लता देवी अंजलि को नोटिस करती है और रिया को देखते हुए कहती है, अरे तुम भी रिया, समझने की कोशिश करो, वो फिर से बातों में फंसा रही है, सीधी मुद्दे की बात करो। अंजलि अभी तक बच्चों और अपनी सेफ्टी के लिए इस घर में गौतम के कहने पर रहने आई थी, लेकिन रिया और लता देवी की बातों ने इस घर के एनवायरमेंट में बहुत सारी नेगेटिविटी घोल दी थी, जो अंजलि और उसके बच्चों के लिए जहर का काम कर रही थी। रिया अपनी इविल स्माइल के साथ बात को आगे बढ़ाती है, देखो अंजलि, ना तो तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर होगा, और तुम जो सोच के वापस आई हो वो तो कर ही रही हो। तो डील ये है कि ये रहे 1 करोड़ रुपए एक शादीशुदा मर्द को छुटकारा देने के लिए। रिया अपने साथ लाई ब्रीफकेस को ओपन करती है और अंजलि के सामने रख देती है। रिया की बातों का अंजलि को बहुत ही गहरा असर होता है। उसका हेडेक और तेजी से बढ़ने लगता है। वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, सीरियसली इनफ इज इनफ। इतनी घटिया सोच है आप लोगों की। वो बोलते हुए अंदर चली जाती है। रिया को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे मालूम था नहीं मानने वाली है,
इसलिए इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी है मेरे पास। वो ताली बजाती है और एक सांप की टोकरी वाला आता है और वो सांप लेकर रिया के कहने पर अंजलि के रूम का दरवाजा खोलकर उसमें सांप छोड़ देता है। अंजलि जैसे तैसे रूम से बाहर आती है। वो दरवाजे के बाहर रिया को खड़े देखती है तो समझ जाती है कि गौतम घर में नहीं होगा, तभी उसे मारने की हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए वो अचानक से अपने 2 बच्चों के साथ इस घर को छोड़ने का फैसला करती है। उधर दूसरी तरफ गौतम बॉबी की लोकेशन पर पहुंचने की हर कोशिश कर रहा था। उसे हर पल खतरों से बचते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना था, क्योंकि यहाँ बस्ती में आने के बाद उसे पता चल जाता है कि सिचुएशन जितनी उसने सोची नहीं थी उससे कहीं ज्यादा ही खतरनाक है। बॉबी की खोज के दौरान उसे एक अननोन नंबर से एक पिक्चर मैसेज आता है। गौतम वो मैसेज ओपन करता है और देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि मैसेज में लोकेशन के साथ उसके दोनों बच्चों की फोटो है। फोटो देखकर गौतम को डर सताने लगता है। उसके मन में सवाल आता है, कहीं ये उसी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन स्पिरिट का ही तो मैसेज नहीं है। गौतम बहुत ही घबराया हुआ था। उसे दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। वो तुरंत ही अपने फोन से अंजलि को कॉल लगाता है। अंजलि का फोन चार्जिंग पर लगा हुआ है, इसलिए उसका फोन नहीं उठता है। गौतम फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार भी अंजलि का फोन नहीं उठता है। गौतम का डर अब बढ़ने लगता है। वो मन ही मन कहता है, हेल्प मी गॉड, और किसको कॉल कर सकता हूँ। उसे तुरंत ही स्वास्तिका का ध्यान आता है, क्योंकि इकलौती वही है जिसे अंजलि के साथ हो रही घटनाओं का पता था। अब उसे स्वास्तिका में ही आखिरी उम्मीद दिखती है। अपने बच्चों की खैरियत जानने के लिए गौतम स्वास्तिका को कॉल लगाता है। कम ऑन स्वास्तिका, पिक इट अप। स्वास्तिका कार को ड्राइव करते हुए एक मीटिंग के लिए जा रही है। स्वास्तिका गौतम का फोन उठाती है। हाय गौतम, क्या अपडेट है? गौतम तुरंत ही जवाब देता है, स्वास्तिका, तुम्हारी अंजलि से बात हुई क्या? बच्चे उसी के साथ है ना? गौतम की घबराई हुई आवाज सुनकर स्वास्तिका भी टेंशन में आ जाती है। बात तो नहीं हुई, बस एक मीटिंग खत्म करके उसी से मिलने जाऊंगी। बात क्या है? अभी सिर्फ इतना जाना है मुझे कि अंजलि और दोनों बच्चे खैरियत से है या नहीं। इसीलिए वो कहता है, बाकी बात बाद में बताता हूँ, बट प्लीज तुम पहले अंजलि के पास जाओ और वहां पहुंचकर देखो अंजलि और बच्चे सेफ है ना। स्वास्तिका अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज कर देती है। अभी उसके मन में भी अंजलि और बच्चों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं। वो रिया के घर पहुंचती है, जहां पर नौकर बताता है कि अंजलि दीदी तो घर से चली गई है दोनों बच्चों को लेकर। पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ। अभी स्वास्तिका के मन में भी और बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो रिया और लता देवी से भी पूछती है, जिनसे उन्हें यही जवाब मिलता है कि वो बच्चों के साथ घर से चली गई है। स्वास्तिका के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। स्वास्तिका को गौतम के डर जैसा एहसास खुद भी होने लगता है। वो सोचती है, ए भगवान, कहीं अंजलि